नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछली वीडियो मेरी अपलोड थी उसको आपने देखा होगा और आपको समझ में आया होगा। मैंने देखा उसमें भी ठीक ठाक रिस्पांस मिला है और ऐसे ही अगर आप लोगों का प्यार बना रहा तो काफ़ी आगे तक इस प्लेटफॉर्म को लेके जाएंगे। और जो भी कंटेंट है मेरे भाई, जो भी हिस्ट्री का जो भी सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे मैं कवर करूँगा। और इसके अलावा और एक बात आपको बता दूं कि आपने अभी नोटिफिकेशन देखा होगा हाल फिलहाल में 8,000 नेपाल की भर्ती आने वाली है और इसके साथ साथ यूपीएसआई की भी समथिंग 7,000 के आसपास वैकेंसी आने वाली है। तो हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी हम एग्जाम देते हैं तो उसमें यूपी जीके का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे भाई जैसे ये वैकेंसी आ जाएगी, जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे, तो मैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके लेके आऊंगा जो 28 से 30 घंटे इस प्लेटफॉर्म पे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उत्तर प्रदेश, वो सारा का सारा उत्तर प्रदेश का इतिहास, भूगोल सारा का सारा डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे। तो आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए, ठीक है। तो आज जो हमारा नया टॉपिक है, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे भारत में, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, तुर्कों का आक्रमण। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था भारत में अरबों का आक्रमण, तो अब हम बात करेंगे भारत में तुर्कों का आक्रमण, ठीक है, जो हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए समझते हैं मेरे भाई। हम सब जानते हैं कि इस टर्किश इन्वीजन के बारे में अगर हम बात करें, तुर्कों के आक्रमण के बारे में बात करें, तो एक नाम आता है और वो नाम कौन सा है? महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी, जिसने भारत में 1000 से 1027 तक 1000 से 1027 तक 17 बार 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार क्या किया था? आक्रमण किया था, ठीक है। और हम सब जानते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं इतिहासकार हेनरी इलियट। इतिहासकार हेनरी इलियट ने इस बात की पुष्टि की है और काफी सारे इतिहासकारों इनकी बातों से सहमत भी हैं, ठीक है। तो आइए हम समझते हैं कि इसके आने का उद्देश्य क्या था और इससे पहले जो इसकी डायनेस्टी थी उसका संस्थापक क्या था, ये पूरा का पूरा डिटेल्स में देखते हैं। हम सब जानते हैं जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, इसी अफगानिस्तान में एक जगह गजनी, और इसी गजनी में एक वंश चला करता था जो हम सब जानते हैं गजनी वंश के नाम से, या यामिनी वंश के नाम से। इसका संस्थापक, फाउंडर अलब्तगीन को माना जाता है। अलब्तगीन, और हम सब जानते हैं अलब्तगीन का एक गुलाम था, पहले गुलाम था, बाद में दामाद बन गया इसकी पुत्री से विवाह करके, जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और इस सुबुक्तगीन के 2 पुत्र थे। सबसे पहला बेटा हुआ करता था महमूद गजनवी और इस्माइल, ठीक है। मैंने लिखा कि अफगानिस्तान में एक जगह था गजनी, और गजनी में एक वंश चल रहा था, गजनी वंश या यामिनी वंश, और यामिनी वंश का संस्थापक अलब्तगीन, और अलब्तगीन का ही गुलाम हुआ करता था सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन के 2 पुत्र हुआ करते थे महमूद गजनवी और महमूद इस्माइल। लेकिन हमें यहाँ पे डिस्कस करना है महमूद गजनवी को, जो हमारे भारत में आक्रमण किया था और 17 बार भारत में लूटपाट मचाई थी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अलब्तगीन के बारे में। हम सब जानते हैं कि जो अलब्तगीन था, समझते हैं पहले अलब्त
गीन के बारे में थोड़ा बहुत। तो हम सब जानते हैं अलप्तगीन जो था बुखारा, जो उज्बेकिस्तान में स्थित है। ठीक है, अलप्तगीन बुखारा जो उज्बेकिस्तान में स्थित है, वहां पे समानी वंश चला करता था। इस बुखारा में एक वंश चला करता था जिसका नाम था समानी वंश। ठीक है, बुखारा उज्बेकिस्तान में समानी वंश चला करता था और इस समानी वंश का शासक हुआ करता था अब्दुल मलिक। और इसी अब्दुल मलिक का गुलाम हुआ करता था कौन? अब्दुल मलिक का गुलाम हुआ करता था अलप्तगीन। ठीक है, अलप्तगीन। मैंने कहा कि बुखारा यानी उज्बेकिस्तान में एक वंश चला करता था समानी वंश का शासक था अब्दुल मलिक, और इस अब्दुल मलिक का गुलाम हुआ करता था अलप्तगीन। हम सब जानते हैं कि ये इतना योग्य हुआ करता था, यानी अलप्तगीन की योग्यता के कारण जो अब्दुल मलिक था, इसे खुरासान का गवर्नर, इसे खुरासान का गवर्नर नियुक्त किया था। यानी अब्दुल मलिक के समय में ये खुरासान का गवर्नर हुआ करता था। लेकिन अब्दुल मलिक की जब मृत्यु हुई तो अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद गृह युद्ध शुरू हुआ सिंहासन को लेके, और जब सिंहासन को लेके गृह युद्ध शुरू हुआ तो अलप्तगीन गजनी की तरफ कूच किया, और गजनी की तरफ कूच करने के बाद इसने गजनी में एक वंश बसाया, और उस वंश का ही नाम क्या था? गजनी वंश। गजनी में एक वंश बसाया, उस वंश का नाम था गजनी वंश। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि इनको तुर्क क्यों कहा जाता है। तो तुर्क इसलिए मेरे भाई कहा जाता है कि जब अरेबियंस का आक्रमण हुआ था तो जो गजनी डायनेस्टी थी, जो गजनी वंश के लोग थे, ये गजनी वंश के जो लोग, ये ईरान की एक शाखा हुआ करती थी गजनी वंश, और जब अरबों का आक्रमण हुआ तो ये तुर्किस्तान में धीरे धीरे भाग के चले गए या तुर्किस्तान में शिफ्ट हो गए, और तुर्कों के लोगों के साथ इतना घुल मिल गए कि इसके कारण इस आक्रमण को या इन लोगों को तुर्क के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अलप्तगीन कौन था? अब्दुल मलिक का गुलाम हुआ करता था और बाद में खुरासान का गवर्नर बना, लेकिन अलप्तगीन की मृत्यु के बाद ये गजनी आया और गजनी में इसने गजनी वंश की स्थापना की। अब बात करते हैं शोबुक्तगीन के बारे में। अब बात करते हैं शोबुक्तगीन के बारे में। हम सब जानते हैं मेरे भाई, जो शोबुक्तगीन था ये गुलाम था किसका? शोबुक्तगीन गुलाम हुआ करता था अलप्तगीन का। ये गुलाम हुआ करता था अलप्तगीन का। ठीक है, लेकिन बाद में ये दामाद बन गया। इसकी पुत्री से विवाह कर लिया और विवाह करके ये दामाद बन गया। ठीक है, अलप्तगीन की मृत्यु के बाद, अलप्तगीन की जैसे ही मृत्यु हुई, अलप्तगीन की मृत्यु के बाद शोबुक्तगीन ने अलप्तगीन के उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी, और उत्तराधिकारियों की हत्या करने के बाद ये गजनी के सिंहासन पे बैठा। और जब ये गजनी के सिंहासन पे बैठा तो इसने खुरासान, उसके साथ साथ तो गौर प्रदेश को, जो अफगानिस्तान में ही स्थित है, खुरासान गौर प्रदेश को जीता, और खुरासान गौर प्रदेश को जीतने के बाद इसने उत्तर भारत की तरफ नजर डाली। और जब ये उत्तर भारत की तरफ नजर डाली तो उस समय उत्तर भारत में एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी चला करती थी जिसका नाम था हिंदू शाही वंश। और जो हिंदू शाही वंश की जो सीमा थी चेनाब नदी से लेके कश्मीर तक फैली हुई थी, और इस वंश का एक महान शासक हुआ जिसका नाम था राजा जयपाल। ठीक है, राजा जयपाल।
समझ गए मेरे भाई? तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो मैंने बताया कि शुभुक्तगीन ने अलब्तगीन की मृत्यु के बाद शासक बना और शासक बनने के बाद इसने खुरासान को जीता और खुरासान को जीतने के बाद इसने गौर प्रदेश को जीता और गौर प्रदेश को जीत के ये उत्तर भारत की तरफ बढ़ा। और उत्तर भारत में इस समय एक वंश चला करता था जिसका नाम था हिंदू शाही वंश। उत्तर भारत में हिंदू शाही वंश चला करता था और इस हिंदू शाही वंश का राजा जयपाल था। और इस जयपाल की जो राजधानी थी इसकी राजधानी थी उद्भांडपुर। ठीक है, उद्भांडपुर या वैहिंद। ठीक है, उद्भांडपुर या वैहिंद। तो मैंने बताया कि गौर प्रदेश जीतने के बाद उत्तर भारत की तरफ बढ़ा और इस समय उत्तर भारत में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था हिंदू शाही वंश। और हिंदू शाही वंश का शासक हुआ करता था जयपाल, जिसकी सीमा सरहिंद से पंजाब वाले भाग से, यानी इसकी सीमा सरहिंद से और कश्मीर तक विस्तृत साम्राज्य था। किसका? जयपाल का। सरहिंद से लेकर कश्मीर तक विस्तृत साम्राज्य था जयपाल का। और ऐसा कहा जाता है कि 987 में सर्वप्रथम शुभुक्तगीन ने सर्वप्रथम 987 में जयपाल पर आक्रमण किया। सबसे पहले 987 में जयपाल पे आक्रमण किया और ऐसा माना जाता है कि पिशावर के पास जयपाल और उसकी सेना आमने सामने हुई और जिसमें जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित कर दिया। और जब जयपाल ने सुबुक्तगीन को पराजित कर दिया तो सुबुक्तगीन वापस लौट गया। और सुबुक्तगीन वापस लौटा और सुबुक्तगीन बार बार बीच में आक्रमण किया करता था, लेकिन जयपाल मोर देन पावरफुल हुआ करता था सुबुक्तगीन से, जिसके कारण जयपाल आसानी से सुबुक्तगीन को पराजित कर दिया करता था। लेकिन 997 में जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई, 997 में, मैं लिखता हूं यहां पे 997 AD में जब मृत्यु हुई किसकी? सुबुक्तगीन की। तो सुबुक्तगीन के मरने के बाद इस्माइल गद्दी पे बैठा, क्योंकि सुबुक्तगीन अपने छोटे बेटे इस्माइल से बेहद प्रेम किया करता था और सुबुक्तगीन चाहता था कि मेरे मरने के बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन हो? इस्माइल हो। इसी वजह से इसने मरने से पहले अपने पुत्र इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके कारण सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद गजनी के सिंहासन पे इस्माइल बैठा। लेकिन ये बात महमूद गजनवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई और ऐसा कहा जाता है कि इसके मरने के बाद गृह युद्ध शुरू हो गया और महमूद गजनवी ने अपने भाई इस्माइल पे आक्रमण किया और इस्माइल को क्या कर लिया? बंदी बना लिया। और इस्माइल को बंदी बना के 997 में ये गद्दी पे बैठा और लगभग 1030 तक गजनी में इसने शासन किया। 997 से 1030 तक इसने गजनी में शासन किया था। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं, फिर आगे की कहानी बताता हूं। ठीक है, तो जैसे ही सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई, इस्माइल बैठा, लेकिन इस्माइल को पराजित करके महमूद गजनवी गद्दी पे बैठा। उसके बाद अब हम बात करेंगे गजनवी के बारे में। ठीक है, गजनवी के बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने जैसा कि हेडिंग डाला है महमूद गजनवी, और मैंने बताया कि इसने 997 से लगभग 1030 तक शासन किया। कुछ इतिहासकारों का मत है मलेरिया के कारण इसकी मृत्यु हो गई, अलग अलग मत दिया गया है, लेकिन भारत में इसका टाइम पीरियड रहेगा 1000 से लेकर 1027 तक। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि पिता की मृत्यु के बाद इसकी उम्र मात्र 27 वर्ष थी और 27 वर्ष की आयु में
ये गजनी के सिंहासन पे बैठा था। और जब ये गजनी के सिंहासन पे बैठा तो उस समय बगदाद का खलीफा हुआ करता था अल कादिर बिल्लाह। जब ये गजनी के सिंहासन पे बैठा तो उस समय बगदाद में खलीफा हुआ करता था अल कादिर बिल्लाह। अल कादिर बिल्लाह हुआ करता था बगदाद का खलीफा, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों का मत है कि ये प्रथम मुसलमान है। ही वाज अ फर्स्ट मुस्लिम, यह प्रथम मुस्लिम शासक है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। जिसने उपाधि धारण की थी किसकी मेरे दोस्तों? सुल्तान की, ठीक है। भारत में पहला सुल्तान पूछे तो बाद में हम डिस्कस करेंगे जब हम दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, लेकिन आपसे पूछे वो पहला मुस्लिम कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, तो वो कौन था? महमूद गजनवी। और अल कादिर बिल्लाह जो उस समय वहां बगदाद के खलीफा हुआ करते थे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की या उन्होंने इसे सुल्तान की उपाधि से नवाजा। इसके साथ साथ इस अल कादिर बिल्लाह ने इसे यामिनी उद दौला की उपाधि दिया। इसके अलावा अल कादिर बिल्लाह ने इसे यामिनी उद दौला की उपाधि दी और इसके अलावा अमीन उल मिल्लत की उपाधि दी। मिल्लत, ठीक है, जिसका मतलब होता है धर्म का रक्षक बताया गया इसे, ठीक है ना, धर्म का रक्षक बताया गया। तो ये सारी की सारी उपाधियां थी किसने? अल कादिर बिल्लाह ने, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है गजनवी के बारे में कि इसने जब उपाधि धारण की तो इसी साल इसने कसम खाया, या जब अल कादिर बिल्लाह से इसने उपाधि ली तो अल कादिर बिल्लाह के सामने इसने खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए कसम खाया कि मैं हर साल भारतवर्ष पे क्या करूंगा? आक्रमण करूंगा। हर साल भारतवर्ष पे आक्रमण करूंगा। और यही शपथ लेके ये गद्दी पर बैठा या इसने सुल्तान की उपाधि धारण की, ठीक है। लेकिन मेरे भाई हम सब जानते हैं कि अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है गजनवी के भारत आने में। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि गजनवी जब भारत में आया था तो उसका उद्देश्य था लूटपाट करना। कुछ ऐसा कहते हैं कि उसका उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, जिनमें विभिन्न मत है। लेकिन एक इतिहासकार हुए मोहम्मद हबीब, ठीक है, मोहम्मद हबीब। और इतिहासकार मोहम्मद हबीब और इन्होंने कहा कि इसका भारत में आने का उद्देश्य था धन संपदा को, धन को लूटना, यानी धन लूटने के लिए ये भारत में आया था, ठीक है। लेकिन गजनवी का ही एक दरबारी इतिहासकार हुआ करता था जिसका नाम था उत्तवी। हम सब जानते हैं उत्तवी जो भारत आया तो नहीं, लेकिन यह गजनवी का दरबारी इतिहासकार हुआ करता था। और ये मानता है या उत्तवी ऐसा लिखता है या उत्तवी ऐसा कहता है कि इसका भारत में आने का उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार, ठीक है। इसका भारत में आने का उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना और बुद्ध परस्ती को नष्ट करना। उत्तवी के अनुसार इसका उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार करना और भारत से मूर्ति पूजा, बुद्ध परस्ती, मूर्ति पूजा को क्या कर देना? समाप्त कर देना, ठीक है। और इसके आक्रमण को उत्तवी ने क्या कहा? जिहाद कहा। इसके आक्रमण को उत्तवी ने क्या कहा? जिहाद। और जिहाद का मतलब क्या होता है? धर्मयुद्ध। इसने कहा कि भारत से बुद्ध परस्ती को खत्म करना एक हमारा क्या है? जिहाद है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस्लाम में मूर्ति पूजा पे पूरी तरीके से रोक लगाया गया है, जिसके कारण ये भारत में आए और भारत में आके इन्होंने मूर्ति पूजा को समाप्त किया। और ये इनका क्या माना जाता है? इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार धर्मयुद्ध माना जाता है।
तो आप इतनी बातों को उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। आइए देखते हैं कि जब भारत में गजनवी आया था तो उस समय भारत की स्थिति क्या थी। भारत की स्थिति क्या थी, तो आप हेडिंग डालेंगे एक आप हेडिंग डालेंगे गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। गजनवी के आक्रमण के समय भारत की स्थिति। ठीक है, भारत की स्थिति। और सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक स्थिति। ठीक है, राजनीतिक स्थिति। ऐसा कहा जाता है कि भारत अनेक राज्यों में क्या था, अनेक राज्यों में बटा था। ठीक है, और उत्तर भारत में एक वंश चला करता था, हिंदुशाही वंश, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जिसका राजा जयपाल हुआ करता था। और इसका साम्राज्य चेनाब से हिंदुकुश कश्मीर तक, हिंदुकुश पर्वत, ठीक है ना, हिंदुकुश पर्वत तक क्या था, विस्तृत था। हिंदुशाही वंश का राजा हुआ करता था जयपाल, और जयपाल का जो साम्राज्य था वो चेनाब नदी से हिंदुकुश पर्वत तक फैला हुआ था। और इसकी राजधानी मैंने बताया कहां पे हुआ करती थी, उद्दभांडपुर या वैहिंद। इसकी राजधानी हुआ करती थी मेरे दोस्तों वैहिंद या उद्दभांडपुर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जयपाल इस वंश का सबसे साहसी शासक था। और जब महमूद गजनवी ने भारत पे आक्रमण किया तो जयपाल ने महमूद गजनवी का डट के सामना किया। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अनेक विदेशी आए और हमारे देश में विजयी हुए। काफी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। कारण क्या था, हम सब जानते हैं, आपसी एकता का अभाव था। हमारे देश में राजा महाराजा थे जो काफी ज्यादा शक्तिशाली थे, लेकिन आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे। और आपसी एकता नहीं थी, इसी का फायदा उठाया किसने, विदेशियों ने। और भारत में लंबे समय तक शासन किया। इसके समय में भी भारत की कुछ ऐसी ही दशा थी। इसके समकालीन कश्मीर में ब्राह्मण वंश और कन्नौज में प्रतिहार वंश था। हम सब जानते हैं जब ये भारत में आया था तो कश्मीर में ब्राह्मण वंश चला करता था और कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था। कश्मीर में ब्राह्मण वंश और कन्नौज में प्रतिहार वंश का शासन था। इसके अलावा अगर दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में राष्ट्रकूटों का शासन था जो आपसी संघर्ष में उलझे हुए थे। इसके अलावा दक्षिण में एक वंश चला करता था चोल वंश। दक्षिण में एक और वंश था चोल वंश, और ये चोल वंश उस समय का सबसे प्रभावशाली वंश माना जाता था। ठीक है, चोल वंश का शासक हुआ राजेंद्र चोल, जिसने इसके कंटेम्परेरी बंगाल के पाल वंश पर आक्रमण किया और पाल वंश की शक्तियों को छिड़ कर दिया। हम सब जानते हैं बंगाल के पाल वंश का एक शासक हुआ करता था, इसी पाल वंश का एक शासक हुआ करता था महिपाल, और ये महिपाल भी किसके समकालीन था, महमूद गजनवी के समकालीन था। इसके अलावा अगर हम बात करें दक्षिण में तो हम सब जानते हैं दक्षिण के चालुक्य, उस समय जब गजनवी भारत में आया था तो दक्षिण के चालुक्य और चोल सर्वाधिक
चोल वंश सर्वाधिक शक्तिशाली राजवंशों में से एक माने जाते थे, लेकिन ये आपसी संघर्ष में इतना ज्यादा उलझे पड़े थे कि इन्हें उत्तर भारत की राजनीति से कुछ लेना देना नहीं था। और इस संघर्षों में हिंदुशाही वंश भी फंसा पड़ा था और इसी आपसी संघर्ष के कारण हिंदुशाही वंश भी कमजोर प्रतीत हो रहा था। और इन सारे के सारे चीजों का फायदा या इन सारी संघर्षों का फायदा किसने उठाया? महमूद गजनवी ने। जब महमूद गजनवी देखा कि भारत में जितने भी शक्तिशाली राजा हैं वो आपसी संघर्ष में उलझे पड़े हैं, तो इसी मौका का फायदा उठाया गजनवी ने और हिंदुशाही वंश जो कमजोर हो रहा था आपसी संघर्ष के कारण, इसे हिंदुशाही वंश पे इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। हिंदुशाही वंश पे इसने आक्रमण कर दिया। कहने का तात्पर्य यह है मेरे भाई कि हमारे भारतीय राजा शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनमें आपसी एकता का अभाव बिल्कुल था। ठीक है, इसके बाद हम सामाजिक दृष्टि देखते हैं कि उस समय ये तो हमारा राजनीतिक स्थिति था जो कुछ इस तरीके से था। इसके बाद अगर हम सामाजिक स्थिति देखें कि उस समय भारत में समाज की दशा क्या थी, समाज के लोग क्या थे या हमारे समाज की स्थिति क्या थी, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसके समय में जो हमारी सामाजिक स्थिति थी वो क्या थी मेरे दोस्त, उसके बारे में जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम सब जानते हैं कि इसके समकालीन एक राइटर हुआ अल बरूनी, और इस अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखी तहकीक ए हिंद। बात करेंगे लास्ट में इसके बारे में भी, इसके समकालीन राइटरों के बारे में बात करेंगे, तो अल बरूनी के बारे में बात करेंगे। तो अल बरूनी जो इसके सेना के साथ भारत आया था और यही पुराणों का अध्ययन करने वाला सबसे पहला व्यक्ति माना जाता है, सबसे पहला मुस्लिम माना जाता है जिसने भारत में आके पुराणों का अध्ययन किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अल बरूनी के बारे में आप सब जानते होंगे कि सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ तो किससे प्रभावित हुआ? भगवत गीता से। सबसे ज्यादा भगवत गीता से प्रभावित हुआ और भगवत गीता से ही प्रभावित होने के बाद इसने 1000 से 1027 तक जो भी गजनी के समकालीन घटना घटी थी उसका वर्णन किया था। तो अल बरूनी अपनी पुस्तक तहकीक हिंद में लिखता है कि भारत की जो सामाजिक स्थिति थी वो काफी क्षीण थी, क्योंकि समाज 4 वर्णों में या 4 वर्गों में विभाजित था। भारत की जो सामाजिक स्थिति क्षीण थी, समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कौन कौन सा? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम प्राचीन भारत में भी इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। कहने का मतलब ये सबसे सुपीरियर हुआ करते थे, सबसे उच्च स्थान पे हुआ करते थे। इनको विद्या अर्जित करने का अधिकार था। जो क्षत्रिय थे इनको शस्त्र का ज्ञान अर्जित करने का अधिकार था, और समाज में जो वैश्य थे, जो शूद्र थे, इनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। इसके अलावा ऐसा लिखा गया है या ऐसा कहता है कि जो वैश्य थे इनको वैश्य को पशुपालन और कृषि का अधिकार था, कृषि का काम दिया जाता था। और जो शूद्र थे, जो शूद्र जाति के लोग थे, इन तीनों वर्णों के लोगों की क्या किया करते थे? सेवा किया करते थे। जो शूद्र जाति के लोग थे इन तीनों वर्णों के लोगों को की सेवा किया करते थे। लेकिन इतना ही नहीं था हमारा समाज। अल बरूनी के अनुसार हमारे इन लोगों के नीचे भी, यानी इन 4 वर्णों के नीचे भी एक विशाल जन समुदाय था। एक विशाल जन समुदाय था जो इन 4 वर्णों के अंतर्गत नहीं आता था। और इस विशाल जन समुदाय को अंतयज के नाम से अल बरूनी ने उल्लेख किया है। मतलब ये अपनी कला से पहचाने जाते थे, यानी कहने का तात्पर्य कि 4 वर्णों के अलावा भी समाज में एक भाग था, एक बड़ा सा मनुष्यों का, लोगों का भाग था जो क्या कहलाया? अंतयज कहलाता था। और ये अपनी कला से जाने जाते थे। जैसे अगर इसमें बात करें तो ये 8 संघ में विभाजित थे। ये 8 संघ में 8 यूनियन था, 8 संघ था, जिसमें सबसे पहले हुआ करते थे मेरे भाई धोबी, उसके बाद मोची, इसके अलावा
नाविक, ठीक है, मछुआरा, ठीक है, धोबी, मोची, नाविक, मछुआरा, इसके अलावा बहेलिया, जुलाहा, ठीक है, बहेलिया और जुलाहा, ठीक है। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, बहेलिया, जुलाहा और इसमें डलिया या डालिया कहा जाता था, और एक हुआ करता था जादूगर, ठीक है, जादूगर। और ये जो 8 संघ के लोग थे, ये तो ना तो ब्राह्मण में आते थे, ना तो क्षत्रिय में आते थे, ना वैश्य में आते थे, ना शूद्र में आते थे। इनको अंत्ययज्ञ बताया गया और ये अपनी कला से जाने जाते थे। और ऐसा कहा जाता है कि ऐसा नहीं था कि जो धोबी का काम कर रहा है वो धोबी का काम छोड़ के मोची का काम कर रहे, नहीं, इनका काम फिक्स था। ये जो काम के लिए बने थे या जो काम शुरुआती से करते थे वही काम की करेंगे। अगर ये धोबी का काम छोड़ के मोची का या नावी का काम छोड़ के मछुआरा का काम करे तो ये अपराध माना जाता था। तो इस प्रकार से हमारा समाज विभाजित था। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि ये लोग गांवों के बाहर बसे थे। ऐसा लिखता है अलबरूनी कि ये लोग गांवों के बाहर बसे थे, इनको गांव में प्रवेश करना वर्जित था, इनको गांव में प्रवेश करना वर्जित था। इसके अलावा मेरे भाई, इसके अलावा इनसे नीचे भी कुछ जातियां हुआ करती थी, जैसे डोम, चंडाल, ठीक है ना। इससे नीचे भी कुछ जातियां थी जैसे डोम और चंडाल। और ये लोग समाज के गंदा कार्य के लिए रखे गए थे, यानी साफ सफाई, मलमूत्र को साफ करने का काम दिया जाता था डोमों को और चंडालों को। और ऐसा कहा जाता था कि ये सबसे नीची जाति के लोग थे और ये एक अवैध संतान माने जाते थे। समाज में सबसे नीची जाति के बताए गए और ये अवैध संतान माने जाते थे। तो कहने का मतलब मेरे भाई कि इस भेदभाव ने समाज की स्थिति को खोखला कर दिया था। और ऐसा हमारा समाज था कि समाज में स्त्रियों की दशा भी शोचनीय थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय बाल विवाह था, इसके अलावा विधवा विवाह नहीं प्रचलित था। सती प्रथा का उल्लेख मिलता है कि यानी जिस स्त्रियों का पति मर जाए तो उन्हें सती कर दिया जाता था, जो विधवा हो गई उसके सर को मुड़वा दिया जाता। तो ये सारी की सारी जो समस्याएं थी हमारे समाज में, यही समस्याओं ने समाज को खोखला कर दिया था, जिसके कारण समाज में बंधुत्व की भावना कभी भी पनप नहीं पाई। समाज में बंधुत्व की भावना कभी भी पनप नहीं पाई। इसके अलावा अगर धार्मिक स्थिति देखें, इसके अलावा समाज की अगर धार्मिक स्थिति देखिए तो हम सब जानते हैं कि विद्या अर्जित करने का अधिकार केवल किसको था? ब्राह्मण को। धार्मिक स्थिति देखें तो मेरे दोस्तों, विद्या अर्जित करने का अधिकार था ब्राह्मणों को, पूजा पाठ करने का अधिकार था ब्राह्मणों को, ठीक है। जितने भी धार्मिक अनुष्ठान थे, धार्मिक कार्य थे, ये करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को दिया गया। अगर शूद्र और वैश्य इन धार्मिक जगहों पे पहुंच जाया करते थे तो ये अपने आप को अशुद्ध समझा करते थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय जो समाज की धार्मिक स्थिति हो, राजनैतिक या सामाजिक स्थिति हो, बहुत ही दयनीय थी। और इस समाज में ऐसे लोग थे जिन्होंने भाईचारे पे ध्यान नहीं दिया और आपसी संघर्ष को बढ़ावा देते रहे। इसके अलावा ऐसा कहा गया कि इस समय शैव धर्म, वैष्णव धर्म और हिंदू धर्म का जोरों शोरों से प्रचार हुआ करता था। इसके अलावा अगर आर्थिक स्थिति भारत की देखी जाए गजनवी के समय, तो ऐसा कहा जाता है कि भारत की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हुआ करती थी, ठीक है। आर्थिक स्थिति से भारत एक संपन्न था और मंदिर, ठीक है ना, आर्थिक स्थिति से भारत हमारा क्या था? संपन्न था। और जो मंदिर था, जो भारत के मंदिर हुआ करते थे, ये धन के खजाना थे। धन का क्या था? ये खजाना था। इसमें अपार सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ने भरे पड़े थे। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, पन्ने भरे पड़े थे और अपार संपत्ति हमारे मंदिरों में रखी थी। और इसी संपत्ति को प्राप्त करने के उद्देश्य से महमूद गजनवी का भारत में क्या हुआ? आक्रमण हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बातें मेरे दोस्तों आप सारे के सारे लोगों को समझ में आई होंगी। तो मैंने बताया समाज की स्थिति क्या थी, उस समय राजनीतिक स्थिति क्या थी, आपसी मतभेद था जिसका फायदा गजनवी को मिला। सामाजिक स्थिति क्या थी? तो समाज में
समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुआ करते थे। और जिसमें जो वैश्य शूद्र थे उनको समाज से बहिष्कृत किया गया। इसके अलावा भी 8 संघ में समाज विभाजित था, यानी इन 4 वर्णों के अलावा भी समाज में 8 संघ के लोग थे जो एक भारी लोग हुआ करते थे। इसके बाद जो बचे लोग थे वो 8 संघों में विभाजित थे और उनकी स्थिति ऐसी थी कि वो गांव के बाहर रहा करते थे, उनको गांव में आने पे प्रतिबंध था। इनके नीचे भी लोग थे और वो लोग क्या कहलाते थे? डोम कहलाते थे, चंडाल कहलाते थे। जो अवैध संतान थी, यानी किसी स्त्री की अवैध संतान थी, उसको डोम चंडाल कहा जाता था। तो ये पूरा का पूरा समाज, ये पूरा का पूरा भारत की स्थिति थी उस समय। और आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत की स्थिति कैसी थी। यानी भारत में आपसी एकता की कमी के साथ साथ बंधुत्व की भी कमी थी। लोग एक साथ भाईचारा के साथ नहीं रहा करते थे और समाज में ऊंच नीच का भेदभाव था। और इन्हीं सारे गलतियों का फायदा या इन्हीं सारी हमारे गलतियों का लाभ मिला किसे? विदेशियों को, जिसके कारण पहले अरेबियंस आए, उसके बाद टर्किस आए, उसके बाद हम सब जानते हैं एक एक करके मुसलमानों ने भारत में लंबे समय तक शासन किया और मुसलमानों के बाद अंग्रेजों ने लगभग 200 साल तक शासन किया। ठीक है, तो आज की कहानी मेरे दोस्तों यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में आपसे रूबरू होंगे और अगली क्लास में हम महमूद गजनवी के आक्रमण को डिस्कस करेंगे। आज मैंने एक ओवरव्यू दिया कि आने का उद्देश्य क्या था, समाज की स्थिति क्या थी। अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, जितने भी आक्रमण किया उसको विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आई होंगी। सारे के सारे वीडियो आप देखते रहिए, कंटिन्यू देखते रहिए। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, पूरा का पूरा कंटेंट और पूरा का पूरा सिलेबस मैं हिस्ट्री का यहाँ पे कराने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, आपसे अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।